ग्रुप को देखते हैं तो आपको लगता है वो तो बहुत जल्दी स्कोर कर रहे हैं, बहुत जल्दी न्यूमेरिकल सॉल्विंग कर रहे हैं, उनके मार्क्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं और आप शायद कहीं पे लैग कर जा रहे हैं। बेटा मैं उसी एंटरप्राइजिंग स्पिरिट को आपसे कह रहा हूँ, आप रिकॉल करो, अपनी उस शक्ति को रिकॉल करो। वो जो एंटरप्राइजिंग स्पिरिट थी जिसमें आप किसी भी चैलेंज को हेड ऑन लेते थे, उसको आप रिकॉल करो। आप वो दिन रिकॉल करो जो आप क्लास 10 में के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे और बहुत मन ला के पढ़ रहे थे, कि आपके मार्क्स भी आ रहे थे, आपकी परफॉर्मेंस आ रही थी, आप बहुत मन ला के पढ़ रहे थे। एक इंट्रिंसिक एक टैलेंट नहीं है, इट हैज टू बी डेवलप्ड ओवर टाइम। तो कंपटीशन इज वेरी हाई लेवल, बहुत फास्ट पेस होता है एंड समटाइम्स स्टूडेंट्स उससे कोप अप नहीं कर पाता है और एक बार जब लिंक ब्रेक होता है, इन चीज़ों की वजह से स्टूडेंट उस लेवल तक नहीं पहुंच पाता है और गिव अप करना शुरू कर देता है। फिर कुछ टाइम के बाद आपने शायद हो सकता है कुछ ने ड्रॉप आउट भी कर दिया, कुछ का बैकलॉग इतना होगा कि उसको कवर नहीं कर पाए। तो सबसे पहली बात मैंने आपसे कही कि जो हमारे सामने सबसे पहली बात आ रही थी वो थी, हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनुराग मिश्रा, एकेडमिक हेड जेई डिवीजन एलन डिजिटल। स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 11th स्टूडेंट्स के बारे में, जो करंटली क्लास 11th में पढ़ रहे हैं, उनके बारे में बात करना चाह रहा हूँ। आज मैं डिस्कशन करना चाह रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स का क्लास 11 का परफॉर्मेंस अभी तक अप टू मार्क नहीं रहा है, जो ये फील करते हैं कि उनके परफॉर्मेंस में कहीं कोई कमी रही है, मुझे स्पेसिफिकली उनके बारे में बात करनी है। मेरा डिस्कशन है वो ये इन्वॉल्व करेगा कि व्हाट आर कॉजेज, ऐसा हुआ क्यों, एंड व्हाट आर रेमेडीज, और कैसे आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें फॉर नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रिपरेशन। दैट मीन्स जब आप क्लास 12th में जा रहे हैं तो आपका क्लास 11th क्लास 12th कनेक्टेड हो जाए और जो आपका अल्टीमेट टारगेट है जेई का, वो आप अच्छे तरीके से क्रैक कर सकें, ये मेरा टारगेट है। तो स्टूडेंट्स, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। जो आपने क्लास 10th पास करी, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए, मोस्ट ऑफ यू स्कोर्ड मोर देन 90% और बहुत ही इंथुजियाज्म से, बहुत ही एनर्जी से आपने कोचिंग में पढ़ना शुरू किया, अपनी स्टडीज स्टार्ट करी। स्टार्ट के 1-2 महीने बाद आपको महसूस हुआ कि कुछ क्लिक नहीं कर रहा है, आपकी परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड लेवल पे नहीं आ रही है। फिर कुछ टाइम के बाद आपने शायद हो सकता है कुछ ने ड्रॉप आउट भी कर दिया, कुछ का बैकलॉग इतना होगा कि उसको कवर नहीं कर पाए। तो सबसे पहली बात, स्टूडेंट्स, ऐसा हुआ क्यों, व्हाट आर कॉज बिहाइंड इट। तो जब आप क्लास 10 से क्लास 11 में जाते हैं तो स्टूडेंट्स जो स्टडीज़ का लेवल होता है उसमें एक सडन जंप होता है, देयर इज अ वास्ट डिफरेंस। आप जो क्लास 10 में होते हैं तो चीज़ें बहुत ही सिंपल होती हैं, जो न्यूमेरिकल्स होते हैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, सिंगल कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, वन स्टेप के होते हैं, जो थोड़ी सी थ्योरी पढ़ने से सॉल्व हो जाते हैं। बट जब आप क्लास 11 में पहुंचते हो, आप जेई लेवल जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसमें मल्टी कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इसलिए कहीं कहीं ये प्रॉब्लम आती है कि आप उस लेवल से आपका एक्चुअली एडजस्टमेंट नहीं हो पाया। तो सबसे पहली बात मैंने आपसे कही कि जो हमारे सामने सबसे पहली बात आ रही थी वो थी, जो स्टडीज़ का लेवल था वो शायद आप उससे मैचअप नहीं कर पाए, ये सबसे पहली बात थी। फिर क्या होता है, जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ पे भी डाउट होना शुरू होता है, आपको लगता है शायद आप कैपेबल ही नहीं है। स्टूडेंट्स, बिलीव मी, कैपेबिलिटीज़ को हम डिसाइड करते हैं, हम जितना हार्ड वर्क करेंगे हमारी कैपेबिलिटीज उतनी बिल्ड होंगी। कैपेबिलिटीज बिल्डअप होती हैं, ये इनबॉर्न नहीं होती हैं। कैपेबिलिटीज नाम का कोई भी एक आपके अंदर टैलेंट या कोई इंस्टिंक्ट या कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, कैपेबिलिटीज हमेशा बिल्ड ऑन की जाती हैं। तो स्टूडेंट्स बहुत बार सोचते हैं कि हमारे पास शायद कैपेबिलिटी नहीं थी, अपनी कैपेबिलिटीज से डाउट करते हैं, उनको लगता है कि मैं कैपेबल नहीं था, शायद इसलिए मैं कोप अप नहीं कर पाया। बट स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है, कैपेबिलिटीज आपको बिल्ड करनी होती है। समवेयर ऐसा भी हुआ कि देयर वाज लैक ऑफ हार्ड वर्क। आप अगर अपनी हिस्ट्री में जाएंगे तो शायद आपको फील होगा कि कहीं ऐसा कुछ हुआ जहां पर आप उतनी मेहनत नहीं कर पाए जितनी एक्सपेक्टेड थी। तो लैक ऑफ हार्ड वर्क भी एक कॉज हो सकता है। इसके अलावा जो कंपटीशन है वो बहुत ही स्टिफ है। आप जब अपने फ्रेंड्स को देखते हैं, जब अपने पीयर ग्रुप को देखते हैं तो आपको लगता है वो तो बहुत जल्दी स्कोर कर रहे हैं, बहुत जल्दी न्यूमेरिकल सॉल्विंग कर रहे हैं, उनके मार्क्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं और आप शायद कहीं पे लैग कर जा रहे हैं। तो कंपटीशन इज वेरी हाई लेवल, बहुत फास्ट पेस होता है एंड समटाइम्स स्टूडेंट्स उससे कोप अप नहीं कर पाता है और एक बार जब लिंक ब्रेक होता है उस कंपटीशन का तो वो उसको कैचअप नहीं कर पाता है एंड ओवर टाइम वो बड़े बैकलॉग में
कन्वर्ट हो जाता है, और ड्यू टू लैक ऑफ प्लानिंग, ड्यू टू लैक ऑफ सपोर्ट, या कह दें कि लैक ऑफ अवेयरनेस, इन चीज़ों की वजह से स्टूडेंट उस लेवल तक नहीं पहुंच पाता है और गिव अप करना शुरू कर देता है। स्टूडेंट, जो भी मैं बातें बोल रहा हूं, ये बातें कहीं ना कहीं आपको फील हो रही होंगी, कहीं आप इनमें से किसी ना किसी में आप ट्रैप थे। बेटा, मैं आप लोगों को एक ही एडवाइस दूंगा कि आप रिकॉल करें, जो आप छोटे थे, आप किसी पार्क में जाते थे तो आपके अंदर कितनी एंटरप्राइजिंग स्पिरिट थी, जो आप किसी सूट से शुरुआत में ऊपर से नीचे आते थे। याद करने की कोशिश करो, जो आप किसी पार्क में खेलने आते थे तो सूट पे हमेशा पहले आप ऊपर से नीचे आते थे, बट 2-3 बार के बाद आपको फील होता था ये तो बहुत सिंपल गेम है। तो आप में से बहुत सारे लोग फिर उल्टा चढ़ना शुरू करते थे, नीचे से ऊपर जाने की कोशिश करते थे, दौड़ते हुए भाग के आते थे और लोगों को दिखाते, देखो मैं सूट पे ऊपर चढ़ता हूँ। दैट वॉज एंटरप्राइजिंग स्पिरिट इन यू। बेटा, मैं उसी एंटरप्राइजिंग स्पिरिट को आपसे कह रहा हूं, आप रिकॉल करो, अपनी शक्ति को रिकॉल करो। वो जो एंटरप्राइजिंग स्पिरिट थी जिसमें आप किसी भी चैलेंज को हेड ऑन लेते थे, उसको आप रिकॉल करो। आप वो दिन रिकॉल करो जो आप क्लास 10 में के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे और बहुत मन ला के पढ़ रहे थे, क्योंकि आपके मार्क्स भी आ रहे थे, आपकी परफॉर्मेंस आ रही थी, आप बहुत मन ला के पढ़ रहे थे। आई एम इन्वाइटिंग यू टू रिकॉल दैट एंटरप्राइजिंग स्पिरिट इन यू टू डू बेस्ट इन योर लाइफ। बेटा, याद करो तुम कैसे चैलेंजेस लेते थे, वही स्पिरिट तुम्हारे को फिर से लानी है, एंड इट कैन बी डन, इट कैन बी डन। तो स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने आपको ये बात बोली, कुछ लैक ऑफ अवेयरनेस था। बेटा, इन पॉइंट्स को ना लेक्चर का ध्यान रखते हैं ना, इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप इन पे ठीक से वर्क ऑन करोगे तो बिलीव मी, आपके अंदर कोई सा भी किसी भी लेवल का इंप्रूवमेंट हो सकता है, कोई भी रैंक अभी लाई जा सकती है। अ लॉट ऑफ टाइम रिमेन्स। अभी जो आपका जेई है वो बहुत फार अवे है, अभी आप कुछ भी कर सकते हो। तो इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। देयर वाज लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ काउंसलिंग। शायद किसी ने आपको बैठा के प्यार से बताया नहीं कि बेटा तुम्हें क्या रास्ता है, तुम्हें कैसे करना है। लैक ऑफ एन एक्शन प्लान, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है और हमें इस पे ही फोकस करना है कि हमारी नेक्स्ट लेवल की प्लानिंग क्या होनी है, हमें इस पे ही फोकस करना है। नेक्स्ट, हम अपनी स्टडीज को जजमेंट कैसे लेते हैं, हम जज कैसे करते हैं। आपका जजमेंट का तरीका होता है कि आप सोचते हैं मेरे टेस्ट में मार्क्स नहीं आए तो इसका मतलब मैं कमजोर हूं, मैंने कुछ सीखा ही नहीं। बट बेटा, ऐसा नहीं है। ओवर द टाइम जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि हर एक बच्चा क्लास में टीचर की बोली गई ऑलमोस्ट हर एक चीज को समझ जाता है। थ्योरी हर एक को समझ में आती है, थ्योरी समझना मुश्किल नहीं होता है। जब क्लास से बाहर निकलते हो तो आपको लगता है टीचर ने बहुत शानदार पढ़ाया और मुझे सब कुछ समझ में आया। थ्योरी सबको समझ में आती है, बट जो न्यूमेरिकल पार्ट होता है वो मिसिंग होता है। न्यूमेरिकल सॉल्विंग को डेवलप करना होता है, वो एक इम्प्रोवाइजेशन है। जो आप थ्योरी पढ़ते हैं उस थ्योरी को हमें एसिमुलेट करना है, बहुत सारे मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको रिलेट करना होता है और हमें न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्किल डेवलप करनी होती है। तो स्टूडेंट्स, इस बात को ध्यान रखो कि न्यूमेरिकल सॉल्विंग कोई एक इनहेरेंट, एक इंट्रिंसिक, एक टैलेंट नहीं है। इट हैज टू बी डेवलप्ड ओवर टाइम। तो न्यूमेरिकल सॉल्विंग इज एन इम्प्रोवाइजेशन दैट कम्स थ्रू प्रैक्टिस, दैट कम्स थ्रू प्रैक्टिस। तो बेटा, जिस भी बच्चे को तुम बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करते हुए देख रहे हो, उसने ये चीज अर्न की है, ओवर टाइम उसने अर्न की है। आपने ये रेस थोड़ी देर में स्टार्ट करी, किसी और ने ये रेस बहुत पहले स्टार्ट कर दी थी और वो एक्सपर्ट लेवल पे आ चुका है और आप अभी फर्स्ट लेवल पे हो, नॉविस लेवल पे हो। ग्रेजुअली आप भी हार्ड वर्क करोगे तो आप भी ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म हो जाओगे टू हायर लेवल। बेटा, एक ट्रांसफॉर्मेशन है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से तुम्हें गुजरना पड़ेगा, तब आप एक अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्वर बनोगे जिसकी की रिक्वायरमेंट है जेई के लिए। बट ऐसे मैंने आपको बताया कि क्लास में जब भी कोई थ्योरी पढ़ाई जाती है तो सबको समझ में आता है, तो अच्छी जगह से थ्योरी पढ़ना एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसमें टीचर हेल्प करता है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने में टीचर हेल्प करता है, बट थिंकिंग एबिलिटी डेवलप करने में टीचर की हेल्प नहीं हो सकती। उसके लिए आपको खुद वर्क करना पड़ेगा। तो क्लास में आप थ्योरी पढ़ते हो, समझते हो, उससे कॉन्सेप्ट्स भी डेवलप होते हैं, काफी हद तक कॉन्सेप्ट्स भी डेवलप होते हैं, बट इसका जो मैनिपुलेशन है वो मैनिपुलेशन तो टीचर आपको नहीं सिखा सकता ना। आप रिकॉल करें, अगर आपने कभी
किसी स्पोर्ट्स में कोई ट्रेनिंग ली हो, फॉर एग्जाम्पल कभी आप स्विमिंग की ट्रेनिंग लेने गए हो, तो जो ट्रेनर होता है सबसे पहले आपसे कहता है कि आप फ्लोटिंग करोगे, पहले आप फ्लोटिंग सीखते हो, फिर ग्रेजुअली आप फॉरवर्ड या बैकवर्ड स्ट्रोक्स सीखते हो, बट हमेशा उस ट्रेनिंग का पहले हमेशा एक लेवल 1 होता है। इसी तरीके से जब आप बैटिंग सीखने आते हो तो क्या होता है, इनिशियली आपको कोच बताता है कि आप ग्राउंडेड शॉट मारो, ग्राउंडेड शॉट मारो, ग्राउंडेड शॉट मारो। आप स्केटिंग सीखने जाते हो तो जो आपका कोच होता है कहता है कि अपनी जगह पे स्केट्स पहन करके अप डाउन करो। आपने जो भी गेम आप सीखने गए, इनिशियली क्या होता है, कोच आपको सिर्फ एक लेवल तक सिखाता है, यही कोच की लिमिटेशन होती है। उसके बाद जो एक्सपर्ट लेवल होता है वो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस से आ सकता है। तो कोच तो आपको सिर्फ एक लेवल तक ट्रांसफॉर्म करता है। जो मैनिपुलेशन ऑफ आइडियाज है, दैट मीन्स जो आपने थ्योरी लर्न की है और उस थ्योरी का मैनिपुलेशन, मल्टी कॉन्सेप्ट मिक्सिंग, बेटा ये सब तो सिर्फ लिख करके और प्रैक्टिस करके ही आएगा। आप एक बात नोटिस करना, मैं एक बात पे बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूं, दैट इज प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस। इनफैक्ट ब्रेन स्टॉर्मिंग, मैं इस पे बार बार स्ट्राइक कर रहा हूं। और यही एक डिफरेंस था, जब आप क्लास 10th में थे तो वहां पर जो न्यूमेरिकल्स आते थे, वहां जो क्वेश्चंस आते थे वो सिंगल स्टेप होते थे, और आपका माइंड इस कैपेसिटी में डेवलप था कि आप उस सिंगल कॉन्सेप्ट को वन टाइम में ब्रेक कर रहे हो। बट अभी क्या हो रहा है, वो मल्टी कॉन्सेप्ट्स हैं, उसमें हमें इम्प्रोवाइजेशंस करने हैं, वो तो प्रैक्टिस से ही आएंगे ना। तो दैट इज द मेन की। मैं देखना थ्रू आउट मैं आपसे एक ही बात बोलता रहूंगा, और आज तक मैं एक ही बात बोलता हूं कि जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, दैट रिक्वायर्स हार्ड वर्क। जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं उनको जेई क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता, एंड दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टॉप रैंकर्स एंड द स्टूडेंट्स हु आर ऑन द बॉर्डर लाइन। तो अगर आप चाहते हो कि आप भी टॉप स्टूडेंट से ट्रांसफॉर्म हो जाओ, तो आपको प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। देखो, फिर से मैंने आपको हाईलाइट किया, यही बात मैंने आपसे हाईलाइट करी कि प्रैक्टिस इज द मेन की। तो जब तक आप इस हाईलाइट को अपनी लाइफ में हाईलाइट नहीं करोगे ना, तब तक आप एक्सपर्ट लेवल पे नहीं पहुंचोगे। इसको अपनी लाइफ में हाईलाइट करना है। अब बेटा मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बोलने आ रहा हूं जो आपको शायद हेल्प करेगा कोप अप करने से, क्योंकि पढ़ना कोई बहुत ही एंटरटेनिंग नहीं होता है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स के लिए पढ़ना कोई बहुत पैशन नहीं है, बट हमारी ड्यूटी तो है। तो कैसे हम उसको पैशन में कन्वर्ट करें, उसके बारे में कुछ बोलना चाहता हूं। जब आप किसी भी चैप्टर को ना एज ए चैलेंज लेते हैं, आप ये सोचें कि ये पर्टिकुलर चैप्टर चल रहा है, तो दिस चैप्टर इज अ काइंड ऑफ चैलेंज फॉर मी। ये मेरा मैच है, आज मेरा मैच डे है, एंड आई हैव टू टेक हेड ऑन टू दिस, और ये मैच मेरे को जीतना है। तो टेक एवरी चैप्टर एज ए मैच। अब उस मैच में आपकी सक्सेस कैसे डिक्लेयर होगी, कैसे मैं अज्यूम करूं कि आप सक्सेसफुल हो गए, किस पैरामीटर क्या है सक्सेस का। तो मेरा हमेशा कहना है कि जो भी आपको एक्सरसाइज दी है टीचर्स ने, जो भी आपको एक्सरसाइज दी है, उसमें अगर आप 60% सॉल्व कर ले रहे हो, थ्योरी पढ़ने के बाद, क्लास अटेंड करने के बाद अगर आप 60% अगर आप सॉल्व कर ले रहे हो, तो टेक योर सेल्फ एज ए सक्सेसफुल पर्सन। उसमें आप सक्सेसफुल हो चुके। क्योंकि अगर आप क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया देखें, तो अगर मैं जेई मेन के रिजल्ट की बात करूं तो 60% मार्क्स पर आपकी अबाउट 99 परसेंटाइल आ जाती है, जो कि बहुत अच्छा है, जिसमें आप कोई भी एनआईटी पा सकते हो। एंड अगर मैं जे एडवांस की बात करूं तो जे एडवांस का लेवल थोड़ा हायर होता है। आप अगर 40% मार्क्स अगर स्कोर करते हो तो आप एक ठीक ठाक आईआईटी में, ठीक ठाक रीजनेबल ब्रांच में पहुंच सकते हो। तो स्टूडेंट्स जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वही लो है। तो इसलिए हम ये नहीं सोचें कि लाइक बोर्ड एग्जामिनेशन, इसमें भी हम 80 to 90% स्कोर कर सकते हैं। 80 to 90% स्कोर करना ईजी नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट अगर आप 60% क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं एक्सरसाइज एंड मॉड्यूल्स में, कंसिडर योरसेल्फ टू बी अ सक्सेसफुल स्टूडेंट। ये आपकी सक्सेस है। अब आप 60% सॉल्व कर ले रहे हो, दैट मीन्स ये उसकी मास्टर की है। स्टूडेंट्स, एक बात आप ये रियलाइज करें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप बहुत ध्यान से सोचना है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चे हमेशा सोचते हैं कि अभी सर ने पढ़ा दिया है, अभी घर जाकर के मैं रिवाइज करूंगा, रिवाइज करने के बाद मैं फिर बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद अब मैं फिर न्यूमेरिकल सॉल्विंग पे आऊंगा। बेटा, जो आपको टीचर पढ़ा रहा है, आज के समय में जितने भी टीचर्स हैं, इतना सारा मटेरियल उनके पास है, इतने सारे बुक्स उनके पास अवेलेबल हैं, और इतने सारे रिसोर्सेज हैं
कि उन्होंने एक एक्सपर्टीज हासिल कर ली है। जिस चीज को आप 10 दिन या 15 दिन में पढ़ सकते हो, उसको टीचर एक लेक्चर में 1.5 घंटे में आपको डिलीवर कर सकता है। दैट मीन्स टीचर के पास जो रिसोर्सेस हैं उससे वो एक बहुत ही रिसर्च मटेरियल लेके आपके पास आ रहा है। वो जो कुछ ही बोल रहा है बहुत कंसाइज और प्रेसाइज है, उसको बहुत ध्यान से सुने। वो टीचर अपने आप में एक बुक है। इनफैक्ट जब आप किसी टीचर को बहुत ध्यान से सुन रहे होते हैं ना, तो आप बहुत सारी बुक्स को एक साथ सॉल्व कर रहे होते हैं, और बहुत सारे वो टीचर के पास बहुत सारे कोचिंग के मटेरियल्स का एक्सेस भी होता है। ये उसकी एक्सपर्टीज है। वो सबको मिक्स करके आपको एक ऐसा मटेरियल दे रहा है, एक ऐसी चीज दे रहा है जिससे कि आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए कोई भी लेक्चर आपको स्किप नहीं करना चाहिए, और टीचर जो कुछ भी आपसे बोल रहा है क्लास में, उसको हर एक चीज को आप राइट डाउन करना चाहिए। राइट डाउन एवरीथिंग एंड एनीथिंग दैट इज स्पोकन इन द क्लास बाय टीचर, उसको आप लिखो। क्योंकि आप लिखोगे तो लिखना इज अ मल्टीपल एक्टिविटी। जो आप टीचर की बात सुन करके लिख रहे होते हो ना, तो उस वक्त वो कंसोलिडेट हो रहा होता है। जैसे से आप लिखते जाते हो वो आपके माइंड में कंसोलिडेट होता रहता है। और जो आप अपनी हैबिट बना लो कि अब सर जो भी बोलेंगे मुझे सब कुछ लिखना है, मुझे सब कुछ लिखना है, मुझे सर को देखना नहीं है, मुझे सब कुछ लिखना है। हाँ, बोर्ड पे जो लिखा रहे हूँ उसको मेरे को राइट डाउन करना है, बट ओवरऑल टीचर जो कुछ ही बोलता है उसको लिखना चाहिए। इनफैक्ट इस हैबिट से आप मल्टीपल बुक्स पढ़ रहे होगे एक साथ। आपका जो टीचर दैट इज सोर्स ऑफ मल्टीपल बुक्स। तो नेवर स्किप अ लेक्चर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। एंड समटाइम्स क्या होता है, स्टूडेंट का जब लेक्चर मिस हो जाता है ना, तो उसका लिंक ब्रेक हो जाता है। उस चीज को कहीं ना कहीं से किसी न किसी से डाउट काउंटर्स में अंडर एनी सर्कमस्टांसेस उसको कवर करने की कोशिश करनी चाहिए। इवन टीचर की भी आप हेल्प लें, बट ट्राई टू कवर दैट। राइट डाउन मोस्ट ऑफ पॉइंट्स इन अ लेक्चर। बट अभी मैंने आपको बताया कि वाई लेक्चर इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो बहुत सारे बुक्स का एक निचोड़ है जो आपको टीचर बहुत कम टाइम में आपको डिलीवर कर रहा है। इसलिए नेवर 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 अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ एनी लेक्चर, इवन दिस लेक्चर। अभी जो आपसे बता रहा है, दिस ऑल्सो अ लेक्चर, इवन दिस लेक्चर। अब आपके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपना मनोबल कैसे बनाए रखें, अपना पैशन कैसे बनाए रखें। क्योंकि पढ़ाई करते करते जो शेड्यूल है बहुत मोनोटोनस हो चुका होता है। जैसे मैंने आपसे कहा ना, पढ़ना फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होती है, फर्स्ट पैशन नहीं होता है, ये इतना ईजी भी नहीं होता है। इसके लिए सच में अपने आप को बहुत तैयार करना पड़ता है, बहुत मोटिवेट करना पड़ता है, तब आप कंसिस्टेंटली पढ़ सकते हैं। और इनफैक्ट यही प्राइस है। इनफैक्ट जिनको आप टॉपर्स बोल रहे होते हैं ना, उनके पास ऐसे शब्द नहीं होते हैं मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आज मैं पढ़ना नहीं चाह रहा हूं, मेरा मूड नहीं हो रहा है। ये वर्ड्स उनके पास नहीं होते हैं। वो इसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लेते हैं कि आज का मेरा टारगेट था 6 आवर्स, मुझे 6 आवर्स पढ़ना है। बट इसमें बेटा एक बात ध्यान रखना कि जो आप टारगेट सेट करते हो कि आज मुझे 6 आवर्स पढ़ना है, तो इसमें मैं आपसे कभी ये नहीं कहता, मैं किसी भी स्टूडेंट से नहीं कहता कि आपको एंटरटेनमेंट नहीं करना है। एंटरटेनमेंट करना है, बट इट शुड बी ए कंट्रोल्ड एंटरटेनमेंट, वेल डिफाइंड एंटरटेनमेंट। आपको पता होना चाहिए कि एंटरटेनमेंट मुझे क्या चीज़ लेनी है। टीवी देखना, सोशल मीडिया पर जाना, ये एंटरटेनमेंट्स नहीं है। इनफैक्ट ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। रियल सेंस में अगर आप एंटरटेनमेंट की बात करना चाहते हो तो इट शुड बी सम फिजिकल एक्टिविटी। आपको एंटरटेनमेंट करना है, आप रेगुलर वे में कोई भी गेम आप खेल सकते हो, आप दौड़ सकते हो, जो भी आप एंटरटेनमेंट के नाम पे कर रहे हो, अगर वो फिजिकल एक्टिविटी है तो बहुत अच्छी चीज़ है। बट वेस्टिंग सोशल मीडिया या कोई टीवी देखना, इस तरह की चीज़ों को टोटली अवॉइड करना, ये एंटरटेनमेंट नहीं आता है। तो एंटरटेनमेंट करें, बस साथ में उतना ही हार्ड वर्क करें पढ़ाई में। अब आपको टारगेट बनाना चाहिए कि इन दिस वीक, अगर मैं 6 आवर्स पर डे के हिसाब से बात करूं, तो आप एक टारगेट बना दें कि मेरे को मिनिमम वर्किंग डेज पर अबाउट 40 आवर्स क्लॉक करना है। अगर आप 40 आवर्स किसी दिन क्लॉक नहीं कर पाते हैं तो आप उसको कॉम्पनसेट करें इन द नेक्स्ट वीक। जब आप इससे टारगेट रख देंगे मेरे को 40 आवर्स क्लॉक करना है, 40 आवर्स का एक टारगेट है, तो हर वीक आपके पास टारगेट होगा ना, तो आपकी एक हैबिट बन जाएगी टू मीट आउट टारगेट्स। और जैसे ही किसी बच्चे की ये हैबिट बन जाती है और इतने अर्ली स्टेज में बन जाती है कि टू मीट आउट टारगेट, तो वो चैंपियन बनने से उसे कोई नहीं रोक सकता। बेटा एक बात सोचना, तुम में से जिसकी भी परफॉर्मेंसेस लो गई हैं, क्या आपके पास कोई वीकली टारगेट था? कभी आपने अपने लिए वीकली टारगेट सेट किया कि मुझे 40 आवर्स या 50 आवर्स पढ़ने हैं? तो वीक डेज में आपको कंबाइन करके अबाउट 40 आवर्स का टारगेट रखना चाहिए।
एंड मेक एवरी संडे काउंट। संडे वो दिन होता है जिस दिन आप रिलैक्स नहीं करें। बहुत बार बच्चे कहते हैं कि मैं थक गया हूं, मुझे रिलैक्स करना है। बेटा मेरा एक सवाल है आप लोगों से। सवाल ये कि आप बहुत बार लोगों से बोलते हैं कि मेरा ये ड्रीम है, मुझे इसको पाना है। तो आपको अपने ड्रीम को पाने के लिए सबसे उपयुक्त समय कौन सा है? वो समय कौन सा है जिसमें आपके अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी होती है? सबसे ज्यादा एनर्जेटिक आप कब होते हैं? लाइफ स्पैन का वो पीरियड कब है जिस वक्त व्यक्ति सबसे ज्यादा एनर्जी दे सकता है? तो वो बेटा वो आपकी एज है, टीन एज है। इसमें व्यक्ति सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होता है, उसको फेल्योर फील ही नहीं होता है, उसको फेल्योर फील ही नहीं होता क्योंकि उसने फेल्योर देखा ही नहीं होता है। तो ये वो टाइम है जिसमें आप कुछ भी कर सकते हो। तो मेक एवरी संडे काउंट। वो संडे को आप सोचे कि आज मुझे 10 आवर्स क्लॉक करने हैं। अगर आप 10 आवर्स क्लॉक करेंगे उसके बाद भी आपके पास 3-4 घंटे ऐसे बचेंगे जिसमें कि आप कुछ आप अपना एंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं, कुछ और भी कर सकते हैं। बट मेक एवरी संडे काउंट। यही वो ट्रिक्स हैं जिसकी वजह से कुछ बच्चों को हम टॉपर बोलना शुरू कर देते हैं, अबव एवरेज बोलना शुरू करते हैं, चैंपियंस बोलना शुरू कर देते हैं। जिनका आप पोस्टर्स देखते हो ना, दे आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम यू। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने इन बातों को फॉलो किया एंड दे हैव मेड देयर संडेज काउंट। बट आपके लिए एक डायरेक्ट सीधा मैसेज है, मेक एवरी संडे काउंट। तो आपको अभी तक मैंने बताया कि आपको कंट्रोल एंटरटेनमेंट करना है और जो नंबर ऑफ आवर्स हैं जो आप क्लॉक कर रहे हो, नंबर ऑफ आवर्स वीकली बेसिस पर, उसका एक अकाउंट रखो। जब भी आपका नंबर ऑफ आवर्स का टारगेट कंप्लीट हो जाए उसको आप टिक कर दो। दैट इज सक्सेस फॉर यू। वीकली बेसिस पर आपकी सक्सेस हो रही है। आपकी डेली बेसिस सक्सेस होनी चाहिए, आपकी वीकली बेसिस सक्सेस होनी चाहिए। एवरी डे व्हेन यू गो टू स्लीप तो आप ये फील करो कि आज मैंने अपना 6 आवर्स का टारगेट पूरा कर लिया, आज मैं 7 आवर्स का टारगेट पूरा कर लिया। जब आपके अंदर सेंस ऑफ अचीवमेंट आना शुरू होगा ना कि मैं टारगेट्स पूरा कर रहा हूं ना, तो यही चीज किसी भी पद हो, किसी भी लेवल पर जो महानता की क्षणें होती है ना, इनफैक्ट किसी टॉपर को मैं महान ही बोलता हूं क्योंकि उसने अपना टारगेट पूरा किया है, आपको उस चैंपियन लीग में खड़ा कर देता है। तो ट्राई टू मीट आउट योर टारगेट्स, दैट इज योर सक्सेस। वो डेली सक्सेस हो सकती है, वीकली सक्सेस हो सकती है, ओवरऑल वो फिर आपकी बड़ी जेई सक्सेस हो सकती है। स्टूडेंट्स, अब मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात पे आ रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मेरे को न्यूमेरिकल्स होते ही नहीं है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद ना मेरे को समझ में नहीं आता क्या हो रहा है उस क्वेश्चन में, समझ में नहीं आता। मुझे समझ नहीं आता मैं किस डायरेक्शन जाऊं, प्रोसीड कैसे करूं, मुझे क्लिक नहीं आता है। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होता है लैक ऑफ रीडिंग हैबिट। बेटा इस बात को अंडरलाइन करना, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है लैक ऑफ रीडिंग हैबिट। सबसे पहले आप अपने पास एक हैबिट मेंटेन करें। कोई सी बुक ले लें, आपको कोई नहीं मिल रही तो आप एनसीईआरटी ले लें। एनसीईआरटी से हर दिन कम से कम 1 या 2 पेज आप पढ़ें। स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़ें। जब आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो आपके अंदर एक रीडिंग हैबिट आएगी, क्योंकि टीचर जो बोलता है वो बहुत सिंपल लैंग्वेज होती है और जो एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल में लिखा होता है एक कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज होती है। तो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज का अपना कोड होता है। तो समटाइम्स आपकी प्रॉब्लम फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथ्स नहीं होती, समटाइम्स आपकी प्रॉब्लम इंग्लिश होती है। आपकी रीडिंग स्लो होती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग स्लो होती है। आप न्यूमेरिकल पढ़ते हो, आप समझ नहीं पाते पूछा क्या गया, या जब आप 4th-5th लाइन पे आते हो तो आप भूल जाते हो फर्स्ट लाइन में क्या लिखा था, क्योंकि आपकी रीडिंग हैबिट नहीं थी। तो बेटा इस बात पे बहुत इंपॉर्टेंस देना कि आपको एक रीडिंग हैबिट डेवलप करनी है। मेक ए हैबिट कि हर चैप्टर से आप कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें एनसीईआरटी से या किसी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से जरूर पढ़ें। आपकी रीडिंग स्किल भी डेवलप करेगा, आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव करेगा और क्विक रिस्पॉन्सेस भी देगा आपको। अब मैं आता हूँ, क्लिक्स नहीं आते। बट कोई भी खिलाड़ी हो जब स्टार्ट करता है ना, इनिशियली जब नोविस होता है ना, उसको भी कोई क्लिक्स नहीं आ रहे होते हैं। क्लिक्स आना कोई एक नेचुरल टैलेंट नहीं है, आपको उसको वर्क करना होता है। शुरुआत में ब्लैंक होते हैं, धीरे हम ट्राई करते हैं, कभी 5% चीज़ें सॉल्व होती हैं, फिर 10% सॉल्व होती हैं, ग्रेजुअली करते करते वो एक बड़े न्यूमेरिकल में कन्वर्ट होती हैं। तो क्लिक्स ग्रेजुअली आते हैं, उसके लिए हमें हार्ड ट्राई करना होता है। शुरुआत में 10% नंबर आएंगे, फिर 15% नंबर आएंगे, फिर 20% आएंगे, सो ऑन। तो क्लिक्स ग्रेजुअली आने शुरू होते हैं और जब क्लिक्स आए तो उसको हमें ऑनर भी करना होता है, उसी टाइम उस चीज़ को सॉल्व भी करना होता है। तो क्लिक आना एक नेचुरल टैलेंट नहीं है, इट हैज टू बी डेवलप्ड। उसी बात को मैंने एम्फेसाइज किया हुआ है, वंस वी परसिस्ट ग्रेजुअली दिस इंस्टिंक्ट गेट्स डेवलप्ड। तो बेटा ये
डेवलपमेंट ऑफ दिस स्किल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम इसको डेवलप करें। स्टूडेंट्स, वी हैव बीन ब्लेस्ड विद अ ग्रेट प्रॉपर्टी ऑफ आवर माइंड, दैट इज आवर रिकॉलिंग कैपेसिटी। बेटा, हम में से हर एक के पास एक बहुत जबरदस्त रिकॉल करने की क्षमता होती है। आप अगर अभी कोशिश करोगे ना तो अपने बचपन की बहुत सारी चीजें रिकॉल कर लोगे। तो जब भी आप कोई न्यूमेरिकल पढ़ते हो तो उसमें आप रिकॉल करने की कोशिश करते हो, कोई फॉर्मूला मेमोराइज करने की कोशिश करते हो, तो इस रिकॉल करने की कैपेसिटी में इनफैक्ट कभी कभी क्लिक्स आ जाते हैं। वो पर्टिकुलर न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा, वो क्लिक्स आ जाते हैं। तो बेटा, मैं आप लोगों को यही समझा रहा था कि क्लिक्स जो होते हैं वो ग्रेजुअली आते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग से आते हैं, आपको परसिस्ट करना होता है तब आते हैं। तो मेरे ख्याल स्टूडेंट आप इस बात को समझ गए होंगे कि क्लिक आना, क्वेश्चन के सॉल्व करने क्लिक आना, ये कोई फंडामेंटल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी नहीं है, इसको डेवलप करना पड़ता है। तो बेटा, इस बात को आप लोग बहुत ध्यान से दीजिएगा कि हमें परसिस्ट करना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है, तब न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप होती है। तो स्टूडेंट्स, होपफुली ये क्लिक वाली बात आप याद रखोगे। एक बात और मैं ऐड कर दूं कि क्लिक्स आने के बाद उसको ऑनर भी करना पड़ता है, वरना वो आने बंद जाते हैं। ऑनर करने मतलब रिपीटेटिव, बार बार उसी को रिपीट करना होता है। तो वी शुड ऑनर द क्लिक्स ऑल्सो। बेटा, किसी भी चीज को जीतने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है विल। इनफैक्ट टैलेंट अलोन सफिशिएंट नहीं होता है, विल टू विन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जिसके पास विल टू विन है ना, वो अपने रास्ते खुद ही ढूंढ लेता है। मैं एक बहुत छोटी सी स्टोरी आपको बता रहा हूं। कैरोली टकास वॉज एन हंगेरियन शूटर। इनफैक्ट 25 मीटर रैपिड पिस्टल इवेंट में उनके 2 ओलंपिक गोल्ड्स हैं। 1936 बर्लिन ओलंपिक्स में वो डिस्क्वालीफाई कर दिए गए थे। दैट मीन्स वो ही वॉज बार्ड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग बिकॉज वो हंगेरियन आर्मी में थे, सार्जेंट थे, कमीशनड ऑफिसर्स नहीं थे। तो उस टाइम पे सिर्फ कमीशनड ऑफिसर ही पार्टिसिपेट कर सकता था, इसलिए उनको बाहर कर दिया गया था। तो 1936 ओलंपिक्स में वो बाहर कर दिए गए। जो नेक्स्ट ओलंपिक था उसमें ये कंडीशन विड्रॉ हो गई थी, दैट मीन्स ही वॉज एलिजिबल फॉर ओलंपिक, बट ड्यू टू एन अनफॉर्चुनेट इवेंट उनके हाथ में एक हैंड ग्रेनेड ब्लास्ट हो गया, जिसकी वजह से उनका राइट हैंड, उसके 2 उंगलियां खराब हो गई। अब उनका जो शूटिंग हैंड था, जो उनका बेस्ट हैंड था, वो उसकी 2 उंगलियां गायब हो चुकी थी। बट ही डिसाइडेड टू टेक ऑन, क्योंकि उसके अंदर विल टू विन था। उसके लिए गोल्ड जीतना उसके लिए रिलीजन जैसा था। उसने डिसाइड किया कि आई विल डू इट, एंड दैट पर्सन स्टार्टेड टू प्रैक्टिस विद लेफ्ट हैंड, हिज ओनली हैंड। 1940, 1944 ये 2 ओलंपिक्स भी ड्यू टू वर्ल्ड वॉर 2 वॉश आउट हो गए। अब आप सोचो उसके पास पेशेंस कितनी थी और गोल्ड पाने की कैसी असीम इच्छा थी। फिर 1948 में लंदन ओलंपिक्स में उसने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में गोल्ड जीता। 52 में वंस अगेन जीता, एंड ही इज द ओनली पर्सन टू हैव वन 2 consecutive गोल्ड मेडल्स इन दिस इवेंट। तो बेटा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। When everyone was shooting with their best hand, Carolee Takacs was shooting with his only hand. तो स्टूडेंट्स, इस विल टू विन, तो जब आप किसी की प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो ये हार्ड होता है, पेन होता है। वी हैव टू इंडोर दैट पेन। यही बात मैंने समराइज की है। होपफुली अगर आप इन बातों को ध्यान रखें, विल टू विन, will to prepare, will to work hard, and most importantly, while you are working hard, pain होगा बेटा, but we have to endure that pain. तो will to endure hard grind of preparation. बेटा, प्रिपरेशन करना इतना ईजी नहीं होता है, बार बार अपने आप को समझाना होता है। बहुत बार फेल्योर्स आते हैं, आप क्वेश्चंस करोगे, आपका मन करेगा नहीं हो रहा है, आपका मन करेगा पेपर फाड़ दूं, आपका मन करेगा पेन तोड़ दूं, पर बेटा उसी टाइम पे अपने आप को होल्ड ऑन करना होता है। जो इस पेन को बियर करता है और कोशिश करता रहता है, उसको कोई रोक नहीं सकता, उसको कोई भी सक्सेसफुल होने से रोक नहीं सकता। तो ओवरऑल सक्सेस इज इन फैक्ट एक्युमुलेशन ऑफ प्लानिंग, मेंटल स्ट्रेंथ एंड अ प्रॉपर एग्जीक्यूशन। तो अभी तक बेटा मैंने आपसे बात करी, मैंने आपसे डिस्कशन किया कि कॉज क्या थे आपके लैक ऑफ परफॉर्मेंस के लिए। फिर मैंने डिस्कशन किया कि व्हाट इज द साइकोलॉजिकल पार्ट, व्हाट इज मेंटल स्ट्रेंथ पार्ट,
और एक्सपर्ट से डिस्कशन करने के बाद मैंने कुछ टॉपिक्स की लिस्ट बनाई है, जो टॉपिक्स क्रिटिकल और क्रूशियल हैं, जिनको आपको 11th क्लास में जरूर स्ट्रांग करना चाहिए। इनफैक्ट एटलीस्ट मॉडरेट लेवल तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक्स ब्रिज की तरह काम कर सकते हैं क्लास 12 सिलेबस से। हो सकता है क्लास 11 में आपका जो बहुत पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं हुआ, बट मेरी एडवाइस ये है कि जो मैं आपको अभी टॉपिक्स शो करने आ रहा हूँ इन ईच सब्जेक्ट, उन टॉपिक्स को आप थॉरली प्रिपेयर करें, कोशिश करें। इतना करने से मैं आपको बिल्कुल एब्सोल्युटली अश्योर करता हूँ कि जो आप क्लास 12 का पार्ट पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इट विल एक्ट एज अ ब्रिज। इसके अलावा क्लास 12 पार्ट को जो आप बहुत स्ट्रांग कर लेंगे तो बिलीव मी, विद कंप्लीट क्लास 12 एंड इवन विद 50% ऑफ क्लास 11th आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। इवन जे एडवांस में बहुत अच्छा कर सकते हैं और जे मेन बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो आगे मैं आपको टॉपिक शो करने वाला हूँ, उन टॉपिक्स का आपको लिंक भी दे दिया जाएगा ताकि उसको आप बाद में फिर से रेफर कर सकें। तो आपके लिए ये टॉपिक्स हैं फिजिक्स में, क्योंकि मैं खुद फिजिक्स पढ़ाता हूँ, तो फिजिक्स मैंने फंडामेंटली मैकेनिक्स चूज़ किया है। इनफैक्ट मैकेनिक्स से बेस्ड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स होता है क्लास 12 में, इसलिए आपका मैकेनिक्स स्ट्रांग होना जरूरी है। बट ऐसा नहीं है कि आप मैकेनिक्स बहुत स्ट्रांग है तभी आप अच्छा कर सकते हैं। इनफैक्ट मॉडरेट लेवल पे अगर आपको फंडामेंटल्स भी आते हैं तो क्लास 12 में आप अच्छा कर सकते हैं। तो मैंने मैकेनिक्स चूज़ किया। और अगर मैं मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू पे जाऊँ तो हीट एंड थर्मोडायनामिक्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मार्क्स। अगर आप हीट एंड थर्मोडायनामिक्स प्रिपेयर कर लेते हो तो मार्क्स में आप आगे निकल जाओगे। तो स्टूडेंट्स, ये फिजिक्स का पार्ट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको लिंक्स में वैसे ही मिल जाएगा इसका PDF। दिस इज फॉर केमिस्ट्री, दिस फॉर मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत करने की कोशिश करें। LNJ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। इस तरह के इनफैक्ट मार्गदर्शन वाले वीडियोस हम आपके सामने लाते रहेंगे। और मैं अपनी टीम का बहुत आभारी हूँ। स्टूडेंट्स, आप लोगों की बहुत आभारी होना चाहिए कि हमारी टीम को बहुत ब्रिलियंट काम करती है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Knowledge isn't free. You have to pay attention.